नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोरप्रिंट.in और मैं हूं हेमंत कुमार। हमारे साथ हैं बिफोरप्रिंट के संपादक शैलेंद्र जी सर, और जो खास लोग हमारे बीच में आए हैं वो स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट एक्टिविस्ट लोग भी हैं हमारे बीच में हैं। उसमें मोहित शर्मा जी हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और दिल्ली से आए हैं, दिल्ली के रहने वाले भी हैं और ये काफ़ी यूट्यूब पर काफ़ी सक्रिय हैं, वीडियो बनाते हैं। तो ये भी बिहार के चुनाव को देखने के लिए आए हुए थे। हम इनसे भी जानेंगे बिहार के चुनाव के बारे में। और उसके बाद हमारे साथ हैं तौसीक आलम जो स्टूडेंट लीडर हैं, और फैज़ अहमद हैं और जुनैद खान हैं। आप फैज़ अहमद हैं और जुनैद खान हैं। तो हम लोग ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो बिहार के चुनाव में आप आए, तो आप मोहित जी, आपसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो बिहार का चुनाव जो हुआ उसमें एक दो चीज़ें काफ़ी सिग्निफिकेंट थी कि एक गठबंधन का नेतृत्व एक युवा कर रहा था तेजस्वी यादव के रूप में, दूसरी ओर नीतीश जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके हाथ में कमान थी। तो और उनका जो राजनीतिक अनुभव है वो तेजस्वी की उम्र से दोगुना से भी अधिक है। वो लगभग 70 साल के हैं और तेजस्वी की उम्र 31 साल की है। तो इस पूरे चुनाव में आपने क्या देखा इस चुनाव को, और अभी जो रुझान आ रहे हैं वो और नतीजे आपको किस रूप में दिख रहे हैं? क्या फाइनली क्या नतीजा होगा? देखिए, अगर हम लोग बात करें रुझानों की, जो ये शुरुआती रुझान है तो इनको मद्देनज़र रखते हुए हम कोई जल्दबाजी में आके कोई फैसला नहीं ले सकते। दूसरी बात, जो ये चुनाव लड़ा गया था, ये चुनाव मेरे ख्याल से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उसके बाद का ये पहला ऐसा चुनाव है जिसके अंदर रोजगार को लेकर बात की गई थी, शिक्षा को लेकर बात की गई थी, स्वास्थ्य को लेकर बात की गई थी। और जिसी कारण से देश का जो युवा है, हम यंग एज के जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग इसी कारण से महागठबंधन के साथ थे। और हमारा आने का मकसद दिल्ली से यहाँ आना इसीलिए था कि क्योंकि भाई यंग एज के जितने भी वोटर्स हैं, हमारे साथ के पढ़ने लिखने वाले जितने भी बच्चे हैं, वो सभी लोग निश्चित तौर पे तेजस्वी जी को सपोर्ट कर रहे थे। वो इसलिए कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला जो फंडा था वो नहीं चला, यहाँ पर धर्म जाति वाला फंडा जो था वो भी नहीं चला। यहाँ पर सिर्फ शिक्षा के आधार पर, रोजगार के आधार पर, क्योंकि एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक लॉयर बने, इसलिए उसके बेटे ने और उसके पिता ने भी निश्चित तौर पे महागठबंधन को वोट दिया होगा। लेकिन जनता के जनादेश का जिस तरीके से अपमान होता हुआ भी नजर आता है कि अगर आप कई क्षेत्र में देखें तो कहीं आपको ईवीएम सड़क पे नजर आ जाती है, तो कहीं अगर आप देखें कि जनादेश का अपमान होता हुआ नजर आता है। आप एक और तो कहते हैं कि भाई कोविड है, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ये रखिए, लेकिन जिस तरीके से मैंने आने के बाद यहाँ कई बूथों पर नजर रखी तो वहां पर बूथों पे नजर आ रहा है कि आप सोशल मीडिया पे देखिए तो ईवीएम की फोटोज नजर आ रही हैं, ईवीएम की वीडियोज आ रही हैं। तो इन सब चीजों का इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? चुनाव आयोग कहाँ था? जब एक जनादेश देने के बाद, जब इस देश की जनता ने, इस देश के युवाओं ने जनादेश दिया है, उस जनादेश को ईवीएम में हमने स्टोर कर लिया है। तो ईवीएम हमारे ख्याल से, मेरे मद्देनजर ईवीएम उसी दिन खुलने चाहिए जिस दिन नतीजे हैं। तो उससे पहले ईवीएम सड़क पे आखिर क्यों नजर आता है? और अगर ईवीएम नजर सड़क पे आता है तो इसको लेकर इलेक्शन कमीशन कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेता? दूसरी बात हम करते हैं कि देश के अंदर आपने रोजगार का आपने देखा ही था। अगर आप कहें कि नरेंद्र मोदी जी पर बिहार की जनता विश्वास करती है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मोदी जी इससे पहले भी 2 करोड़ रोजगार की बात कर चुके हैं, देश के युवाओं की बात कर चुके हैं, बुलेट ट्रेन की बात कर चुके हैं। बुलेट ट्रेन को देखते देखते एक आम रेलवे भी बेच दी। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं या किस तरीके से देश का युवा इन पे भरोसा कर सकता है? तो एक ये भी सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि देश की जनता ने जो जनादेश दिया है, आप जल्दबाजी में आके, आक्रोश में आके कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। अभी लगभग अगर आप देखें तो 3 करोड़ काउंटिंग बाकी है। अगर आप देखें काउंटिंग जो है, और एक ये बहुत बड़ा फैसला क्लियर कर सकती है अगर आप इसमें देखें। का मतलब ये है कि अभी जो कुछ दिख रहा है उसको फाइनल नहीं माना जाए, बिल्कुल नहीं माना जा सकता। अभी आपने देखा कि लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि रोजगार पर लोगों ने वोट किया और ये हिंदू मुसलमान की ओर लोग नहीं गए, तो ये बताएं कि जो अभी जो रुझान दिख रहा है, तो क्या वो रुझान कहीं ये नतीजों में तब्दील होता हुआ नजर नहीं आ रहा है आपको? देखिए, अगर आप अभी से कुछ आप इलेक्शन को देखें तो एक और आप अमेरिका का भी इलेक्शन देख सकते हैं जिसमें आपको डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दिखाया जा रहा था जिस तरीके से कि दोनों में बराबर की टक्कर चल रही थी, लेकिन लास्ट में आके जो बाइडेन एक कितने बड़े मार्जिन से जीत जाते हैं और वहां राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो ये भी आप इस चीज को भी देखिए।
तो ये आपके इलेक्शन कहने है। का मतलब ये है कि अभी पिक्चर बाकी है। जी बिल्कुल, आप जल्दबाजी में आके कोई फैसला आप नहीं सुना सकते जब तक लास्ट वोट तक की गिनती बाकी है। हम लोग कुछ नहीं कह सकते। आप बताएं मोहित कि आप बिहार में कहाँ कहाँ गए? देखिए, मैं बिहार में आपका पटना सिटी, जो पटना मेन सिटी है, वहाँ पर समस्तीपुर, भागलपुर, छपरा, लगभग मैं बिहार के सभी जगह पर घूमा और मैं 3 महीने मुझे लगभग बिहार के अंदर हो चुके हैं जी। तो जिस तरीके से युवाओं का वोट यही था कि भाई युवा जो थे वो तेजस्वी जी की ओर आकर्षित थे। वो इसलिए थे कि रोजगार की बात की जा रही थी और रोजगार भी सरकारी, समझ रहे हैं आप, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वाला रोजगार मत समझिए आपकी चाय पकौड़ी और चौकीदारी वाला रोजगार, वो वाला रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी वाला। और इसी पे लोगों ने विश्वास करके वोट दिया, जनादेश दिया है। और मुझे लगता है कि जब तक अंतिम सीट का फाइनल नहीं हो जाता कोई भी फैसला हम लोग नहीं ले सकते। अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है, अभी जो लगभग 10-15 मिनट पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, उन्होंने कहा कि बिहार में अब तक 25% वोटों की गिनती हुई है और उनके मुताबिक लगभग 1 करोड़ वोटों की गिनती पूरी हो गई है और 3 करोड़ 10 लाख वोटों की गिनती होनी है जी। दूसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई कि कोरोना के कारण जो बूथों की संख्या बढ़ाई है और ईवीएम की संख्या भी बढ़ी उसके लिहाज से, तो उनका कहना था कि अभी जो लगभग 65% बूथों की संख्या बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल। यानी कि वो 65,000 लगभग बूथों की संख्या पहले हुआ करती थी, जो बढ़कर इस चुनाव में 1,26,000 से अधिक है वो। तो उनका कहना था कि अभी जो वोटों की गिनती हो रही है उसमें एवरेज, उनका कहना था कि एवरेज जो काउंटिंग होगी लगभग 35 राउंड की होगी और उसमें उन्होंने कम से कम और अधिक, उन्होंने कहा कि कम से कम 19 राउंड और अधिक से अधिक 51 राउंड की गिनती होगी। तो वो कह रहे हैं कि नतीजे आने में अभी रात हो जाएगी। तो खैर ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये आम लोगों को ये जानकारी नहीं है कि उनको लग रहा है कि पिछले चुनावों की तरह कि 1 बजते 12 बजते सब कुछ क्लियर हो जाता था और उसी के अनुसार ढोल नगारे भी बज रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां अपना ये माहौल बनाए रखने के लिए नतीजों के दिन भी वो अपना उत्साह कम नहीं दिखाती हैं, उत्साह बनाए रखना चाहती हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक माइंड गेम भी चल रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने ढोल नगाड़ों की बात करी तो आपने भी पिछला इलेक्शन देखा है और आप तो बिहार से ही हैं, तो आपने देखा था कि पिछली बार किस तरीके से आतिशबाजी कर दी गई थी भाजपा कार्यालय के बाहर। तो जल्दबाजी में आके और जिस तरीके से आप भी को भी पता है कि कोरोना के मद्देनजर इस बार कई बूथों में जो है इजाफा किया गया है, उनको बढ़ाया गया है और जिसके कारण थोड़ा सा वोटिंग की गिनती में भी टाइम लगेगा। और दूसरी बात यह है कि इस बार काउंटिंग के लिए जो लोग हैं वो भी थोड़े से कम कर दिए गए क्योंकि कोविड है इसके मद्देनजर। तो इसलिए शाम तक जो है ये धीरे धीरे सारी छवि क्लियर हो जाएगी और अभी भी ग्रामीण इलाकों की और कुछ टाउन ऐसे हैं जहां की काउंटिंग अभी बाकी है। तो मुझे लगता है कि इसमें निश्चित तौर पर जो आंकड़े हैं उनमें बदलाव होगा, जो सीट है उनमें भी वृद्धि हो सकती है और उसके बाद जो भी फैसला आता है, जो भी इस देश की जनता जनादेश देती है, वो सभी पार्टियों को सम्मानित तौर पे स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो हार होती है चाहे जीत होती है। ये देश की जनता का एक सम्मानित फैसला है जिसको स्वीकार करना चाहिए। तौसिक के पास जाना चाहेंगे। तौसिक, आप स्टूडेंट लीडर हैं और आपने चुनाव में काम किया होगा, चुनाव को नजदीक से देखा है, आपको क्या लग रहा था कि स्टूडेंट यूथ क्या चाह रहा है? देखिए, जो यूथ की बात करता है, जैसे कि बिहार में रोजगार की कितनी गिरती स्थिति है वो भी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इस बार एक विकल्प के तौर पे महागठबंधन यूथ के बीच में आया, जो कि यूथ चेहरा महागठबंधन ने देने का काम किया। तो एक यूथ को भरोसा था कि जो है तेजस्वी यादव जो है सीएम बिहार के बनेंगे और यूथ की बात करेंगे और जो शिक्षा की जो बदहाली, स्वास्थ्य की जो बदहाली है और जो पढ़ाई के जो स्तर है वो गिरता नजर आ रहा है। तेजस्वी की बातों का असर यूथ पर दिख रहा था? एकदम बिल्कुल दिख रहा था और अभी तो भाई शुरुआत हुई है ना, नतीजों पर इसका असर पड़ेगा? एकदम बिल्कुल पड़ेगा, पूरा विश्वास है मुझे। फैज, आप बताएं कि आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो ये इलेक्शन में ये देखा कि एक लहर चला हुआ था, जैसे 2015 के चुनाव में हर मोदी घर घर मोदी, तो सेम इस बार का जो सिचुएशन है वो तेजस्वी के ऊपर था, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो है और जहाँ तक अभी तक जो काउंटिंग हो चुका है और 3 लाख जो बाकी है काउंटिंग होने के लिए, 3 करोड़ तो यहाँ तक हम लोग, जहाँ तक युवा जितने भी हैं, ये सारे युवा तो अभी पेशेंस रखे हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी।
इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हो सकता है क्योंकि केंद्र में कोई बैठा है, वो चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। तो कुछ भी क्या हो सकता है, ऐसा तो नहीं, उसके हाथ में है। वो राताराती अब देखिए रोड पे ईवीएम मिल रहा है, तो ये क्या है? ये एक युवा जो इतने पेशेंस के साथ इलेक्शन में वोट किए हैं और पेशेंस रखे 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, तो कहीं ना कहीं युवा के साथ खेला जा रहा है। तेजस्वी जी ने बोला कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो पूरे युवा उनकी तरफ गए, सारे युवा उनकी तरफ गए कि रोजगार मिलेगा। आज हम भी बेरोजगार बैठे हैं, हमारे भाई भी बेरोजगार हैं, ये भी बेरोजगार हैं, ये भी भाई बेरोजगार हैं। मोदी जी 15 साल शासन किए, नीतीश कुमार नहीं 15 साल का उन्होंने एजेंडा रखा था कि इनका 15 साल। हाँ, नीतीश कुमार हमेशा बोलते हैं कि मैंने एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, हेल्थ के ऊपर अच्छा काम किया, लेकिन आज एक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को आप खड़ा करके पूछिए तो जनवरी का स्पेलिंग उसको नहीं आता है। और नीतीश कुमार कहते हैं कि मैंने एजुकेशन को बहुत अच्छा किया। हमारे बिहार के एजुकेशन को इतना गिरा दिए हैं कि आज बिहार के स्टूडेंट को अदर स्टेट में जाकर पढ़ाई करना पड़ता है। क्या हमारे यहाँ नीतीश कुमार चाहते तो अच्छे कॉलेज देते, अच्छे यूनिवर्सिटी देते, लेकिन नहीं लाए। और हेल्थ की बात, फैज हम अपनी बात को ये जुनैद के पास ले जाना चाहते हैं। जुनैद, आप बताएं कि आप कैसे इस इलेक्शन को देख रहे हैं और जो अभी रुझान आ रहा है उसके बारे में बताएं। हम लोग का, हमारा जो जनरेशन अभी है, हम लोग यूए लोग हैं, तो इस चुनाव में हम ये चीज़ देखें फर्स्ट टाइम में, 2015 का भी चुनाव हम देखें, ये 2020 का भी देखें, तो इसमें एक चीज़ बहुत मायने निकल के आया कि तेजस्वी यादव हो या बीजेपी एनडीए के लोग, तो फर्स्ट टाइम तेजस्वी यादव ने कहा हमने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया। तो इस वादे पे मतलब हम एक सारण जिले से आते हैं, वहाँ पे बहुत सारा आज के डेट में बहुत युवा रोजगार है, बेरोजगार बैठा हुआ है। तो सभी आदमी को दिल में ये हुआ चलिए भाई अच्छी अगर तेजस्वी सरकार बनता है तो नौकरी के लिए बात कर रहा है, तो इसकी वजह से सब युवा उनके पीछे चले गए। सर, आपसे हम जानना चाहें कि ये जो यूथ है, इनकी बातें आपने सुनी, मोहित की भी बात सुनी, आप इन लोगों की बात सुनी। इनका कहना है कि यूथ जो था वो चुनाव में वो तेजस्वी की ओर जाता हुआ दिख रहा था। तो आपको क्या लग रहा है, जो ये रुझान दिख रहा है और जो ये कह रहे हैं उसमें कोई तालमेल आपको दिख रहा है? देखिए, इनकी बात में भी थोड़ा दम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन जात खत्म हो गई यहाँ के चुनाव से, ये मैं मानने को तैयार नहीं। जो कहा जा रहा था, जो कहा जा रहा था, दरका है वो पहाड़ जो है जाति का, वो दरका है, लेकिन खत्म हो गया या टुकड़े टुकड़े हो गया, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, और वो हुआ है। एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप लोग जोश में हैं कि ये बदलाव हो जाए, ये हो जाए, ये अच्छा हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन जो संसाधन होंगे उसी में तो होगा। 10 लाख की बात आपने सरकारी नौकरी की, क्या ये संभव होगा? सवाल है ये। संभव तो देखिए जी, संभव तो निश्चित तौर पे हो सकता है। संभव होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मतलब सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि आप 10 लाख कहाँ से देंगे नौकरियां, आपका यही कहना है ना? तो निश्चित तौर पे आप नहीं, मेरा उतना ही नहीं कहना है जी। 10 लाख की भर्ती के लिए पूरा प्रोसेस चाहिए, उस प्रोसेस का ब्लूप्रिंट क्या है ये आपने नहीं बताया यूथ को। जबकि असलियत ये है कि कोई भी वैकेंसी आती है, कुछ होता है तो बाद में कोर्ट में चला जाता है। अभी शायद किसी दरोगा वाले केस में 2017 वाले में कोई फैसला आया है कि अब बहाली होने जा रही है, किसी उसमें है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। तो जो ये है कि वो ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आएगी? बात ये है कि तेजस्वी जी यूथ है, एग्रीड, पीछे जो उनके है जनरेशन, जो उनको गाइड करने वाले हैं, वो तो वही हैं। कभी वो जनता दल में थे, कभी वो जनता दल यूनाइटेड में थे, कभी वो राजद में है, क्योंकि वो 30 साल से जेपी आंदोलन के बाद से वही घूम फिर के चल रहे हैं। तो ऐसा यूथ को आपने टिकटों का तो वितरण किया नहीं है। एक चीज आपकी बात में, एक चीज मैं आपके इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जो नौकरियों की बात की गई, सरकारी नौकरियों की, तो उसमें डेटा ये है कि 4 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी, 4.5 लाख वैकेंसी सरकार में ऑलरेडी है। और उसके बाद बहुत सारे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, उनको नियमित करने की बात है। दूसरी बात यह है कि वो पैसे के बारे में उन्होंने क्लियर किया कि जो आपका जो बिहार सरकार का जो बजट है उसमें 80,000 करोड़ रुपया लगभग
वापस वो केंद्र का वापस चला गया। सरेंडर होता है। ठीक है, वो तो ठीक एक मोटा मोटी ब्लूप्रिंट उन्होंने रखा। दूसरी बात यह है कि चुनाव में जब पार्टियां चाहे नेता जब वादा करते हैं, चाहे अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, तो उसमें पूरा प्रोसेस तो वो बताते नहीं है, लेकिन ये है कि वो आप एक विश्वसनीय डेटा आपके सामने रखते हैं कि भाई मेरा विजन ये है और इसके आधार पर हम ये काम करेंगे। तो निश्चित रूप से इस बात को समझाया गया था चुनाव के दौरान। और आप जो कह रहे हैं कि जाति का पहाड़ टूटा नहीं है बल्कि दरका है, तो जिन लोगों को नौकरी चाहिए और जिन लोगों को जाति भी चाहिए, तो उनमें से उसमें भी चुनने में हो सकता है कि अंतिम समय में लोग नहीं बहुत मेरी देखिए, कई निश्चित जिलों तौर पे में इसमें- जी। मेरी मतलब 38 जिले हैं, करीबन मैंने 34 जिलों में खुद बात की है लोकल रिपोर्टर्स से। लोकल रिपोर्टर्स से, और उसका मैंने वो रिकॉर्डेड है मेरे पास। तो वहां पे जात आती दिखती है जी। और मेरा पर्टिकुलर सवाल था कि क्योंकि मैं पहले मान रहा था कि जिस तरीके से यूथ आगे आया है तो बिहार से में जाति टूटेगा, और मैं भी चाहता हूँ टूटे, जी। क्योंकि लेकिन तभी- ये एक आदर्श स्थिति होगी। हाँ, तभी भला होगा यूथ का। आपकी जो समस्या है वो जिन्यून है, लेकिन ये अपने अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए आपको बहुत लंबा संघर्ष करना होगा। आपको एक संगठित रूप से, नियोजित रूप से इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। इस तरीके से नहीं कि चुनाव में है हम हैं, और ये देश की समस्या है, केवल बिहार की समस्या नहीं है, हर जगह है ये। और जितने घोषणा पत्र ये सब होते हैं, मतलब आप यूथ हैं, आप चाहे जिस पार्टी से संबंधित हो, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये अपील करूंगा कि आप लोग घोषणा पत्रों को पढ़ के उनको अमल में लावें। वो पार्टियां, चाहे आपकी अपनी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, जब तक उस पर अमल नहीं कराएंगे तब तक काम नहीं बनेगा। अगर जिस दिन घोषणा पत्र पर अमल शुरू हो जाएगा इस देश में, इस देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, मेरा मानना है। तो सर ये हम लोग जो बात कर रहे थे कि ये जो चुनाव में आपको जो दिख रहा था रुझान जो अभी सामने आ रहा है, और नतीजों में के आने में अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक ही देर रात तक जी। वो फाइनल नतीजे सामने आएंगे, तो हम उसका इंतजार करें। और मुझे अच्छा लगा जानकर कि आपकी भावनाएं है कि लोग रोजी रोटी और रोजगार के सवाल पर खड़े हो, और आप लोग उसके लिए जनता के बीच में घूम रहे थे, लोगों को अच्छी बात है, अच्छी बात कर है। रहे थे। लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सर जो कह रहे थे कि जाति का पहाड़ जो है वो टूटा नहीं, अभी दरका है, तो वो धीरे धीरे दरकेगा, और जाति इस समाज की हकीकत है। और इसके लिए आपको प्रयास करना होगा, यूथ को, युवा वर्ग को आगे आना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।